बड़ा शुक्रगुजार हूं कि कल वो सब आ गए और खुद उन्होंने देखा कि कितने दहशतगर्द यहाँ छुपे हुए हैं। उसकी वजह से जो प्लान बना हुआ था, सारा ज़मान पाक के चारों तरफ पुलिस नाके लग चुके थे और तैयारी हुई थी धावा बोलने की, वो क्योंकि आपने सबने जाके एक्सपोज कर दिया कि यहां कोई दहशतगर्द नहीं, तो उसकी वजह से ये मेरा घर बच गया। लेकिन जो मैं चीज कहना चाहता हूं वो ये कि गवर्नमेंट को नाम लेना चाहिए। जब आप कहते हैं ना कि 40 दहशतगर्द, तो आपको तो पता होगा 40 दहशतगर्द, तो उनके कोई नाम तो बताएं, वो कौन है वो लोग। क्योंकि इसी तरह जो इनका प्लान था, मैं अभी आपको बता दूं, इन्होंने जिस तरह मेरे घर के ऊपर पहली दफा दावा बोला था, सारे घर को तोड़ फोड़ कर दी और ऊपर क्लैशनिकोव्स ले गए और छोड़ के जी क्लैशनिकोव्स मिली और पता नहीं कोई और कोई बोतलें भी दिखाई कि जी वो कोई वो पेट्रोल बम थे। तो किसी, अब यहां कोई आदमी नहीं था, तो किसको पता कि वो यहां अगर इसी तरह का दावा बोल देते और उसके बाद ये 40 लोगों को यहां बैठा देते और कहते देखें जी दहशतगर्द तलब हो गए। इसलिए आपके आने की वजह से ये रुक गया। मेरी ये रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि ये जो हरकतें आप कर रहे हैं, इससे कभी भी पॉलिटिकल पार्टी नीचे नहीं जाती, वो मजबूत होती है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अगर उसका वोट बैंक है और वो बढ़ता जा रहा है तो वो ऊपर जा रही है, और अगर आप उनकी पूरी मदद भी कर दें, जिस तरह पीडीएम है, जितनी भी मदद कर दें, लेकिन अगर उसका वोट बैंक नीचे जा रहा है तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। कि हमारे कई लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि इनमें से खैर कई तो खैर मैं इतना जानता नहीं हूं, लेकिन मुझे एक के ऊपर सबसे ज्यादा अफसोस है। वो मेरा बहुत पुराना हमारी पार्टी की, जिसने बड़ी जान मारी, आमिर कियानी की, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ उसके जाने का। लेकिन इनके ऊपर बहुत प्रेशर है और हर कोई प्रेशर नहीं ले सकता। तो ये मैं अपने लोगों को भी कहता हूं कि उनको कोई बुरा भला ना कहे। जिस तरह का प्रेशर पड़ा हुआ है आज, इस मुल्क की तारीख में कभी लोगों के ऊपर ऐसा पॉलिटिशियन पे प्रेशर नहीं पड़ा। पकड़ के लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, फैमिलीज घरों में घुस रहे हैं, औरतें हैं, फैमिलीज औरतें हैं वहां, उनको औरतों को साथ उठा के शेरिया रफरीदी और उसकी बीवी ले गए जेल में। ये कभी हुआ है पाकिस्तान में? कभी कि किसी उमर उस्मान डार के घर में घुस के सारा घर तोड़ दिया और उसकी वालदा से जो उन्होंने किया, ये कभी इस मुल्क की तारीख में हुआ है? जो औरतों को, जो सीन्स आई हैं औरतों के बाल पकड़ रहे हैं, जिस तरह उनको घसीट रहे हैं, ये ना इस मुल्क में हुआ है और ना ये हमारा जो रवायतें हैं, जो हमारा दीन है, ये कोई इसकी चीज की इजाजत नहीं देता। और इस सब चीज के अंदर क्या चीज रह गई है कि जो लोग ये प्रेशर बर्दाश्त कर गए, मैं अपनी पार्टी के वो लोग जो प्रेशर बर्दाश्त कर गए हैं, कौम आपको हमेशा याद रखेगी, कौम आपको भूलेगी नहीं। कि मुझे पता है आपके ऊपर किस तरह के प्रेशर्स हैं, और जिस तरह आप खड़े हैं, तो ना मैं आपको भूलूंगा ना ये कौम आपको भूलेगी। और मुझे ये भी मैं वाज़ेह कर दूं, क्योंकि ये इस तरह का प्रेशर शायद ही कभी किसी की पार्टी के लीडर के ऊपर या उसकी पार्टी के मेंबर्स के ऊपर डाला हो, जो इस वक्त हमारे ऊपर पूरा प्रेशर डाला जा रहा है। मैं सिर्फ एक चीज वाज़ेह करना चाहता हूं कि अगर मैं अकेला भी रह गया ना, अकेला, मैं तब भी हकीकी आजादी के लिए इस मुल्क के लिए खड़ा रहूंगा। क्योंकि ये कोई गलत फहमी में ना रहे कि इस प्रेशर की वजह से मैं शायद पीछे हट जाऊंगा। जिसके ऊपर 2 कातलाना हमले हो चुके हों, दूसरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेरे ऊपर इन्होंने पूरा कत्ल करने का प्लान बनाया हुआ था, जिसके ऊपर 2 हमले हो चुके हों, और वो फिर भी पूरी तरह इस अपनी तहरीक के अंदर एक कदम पीछे ना हटे, तो उसको ये समझ आए कि वो पीछे नहीं हटेगा। और जो मैं फिर से कहता हूं कि जो आज मेरे साथ खड़े रह गए हैं, मैं तो अपनी बात नहीं करता, ये कौम आपको याद रखेगी।
क्योंकि कौम को भी पता आप किस तरह के प्रेशर ले रहे हैं। और फिर इस सारी चीज के अंदर जो बात कोई कर नहीं रहा, और कभी भी किसी महज़ब माशरे में ऐसा नहीं होता कि 25 लोग अभी कंफर्म्ड 25 लोग शहीद हुए हैं, सबके किसी के पास कोई हथियार नहीं था, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और उनको सीधी गोलियां मारी गई हैं। 25 का हमें पता इसलिए क्योंकि हमें बाकी को पता इसलिए नहीं कि 7,500 वर्कर्स को पकड़ लिया, 7,500 तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पकड़ा हुआ है, तो हमें पता ही नहीं है कि और कितने और शहीद हुए हैं। हमें इतना पता है कि तकरीबन 700 के करीब लोगों को इंजरीज हुई और वो गोलियों की इंजरी ज्यादा है। तो बात तो आज ये करनी चाहिए कि क्या इसके ऊपर कोई कमीशन नहीं बैठनी चाहिए कि आपके मुल्क के शहरी हैं, जो भी है, एक आदमी कत्ल होता है तो उसके ऊपर तहकीकात होती है, तो पता तो चले कि ये हुआ क्या था। और मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि जब भी इंडिपेंडेंट कमीशन बैठेगी, इसके अंदर एक मुनज़्ज़म साजिश आपको नजर आएगी। प्लान किया हुआ था सब कुछ, क्योंकि मुझे तो शुरू में पता ही नहीं, मैं तो जेल में था 4 दिन, मुझे तो ये नहीं पता कि हो क्या रहा था। तो मैं जब बाहर निकला जेल से, उन्होंने कहा जी तबाही हो गई, ये हो गया, घर जलाए गए, कोर कमांडर। मैं भी हैरान, ये हुआ क्या है? क्योंकि 27 साल में एक दफा बताओ कि कभी कोई इस तरह की जलाया घराव कुछ हुआ है? 27 साल में जब मुझे गोलियां लगती हैं तब तो, और मैं एक आर्मी ऑफिसर को नाम लेता हूं उसका, इंटेलिजेंस ऑफिसर को, तब तो कोई नहीं जलाता, कब तो कोई बिल्डिंग नहीं जलती। तो ये एकदम क्या हुआ है? तो इसका मुझे पूरी तरह अंदाजा, और मैं आज डिमांड करता हूं कि जब और बनाई जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुल्क के अंदर 4 दिन जो हुआ है, एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाई जाए। और इंडिपेंडेंट कमीशन में क्या चीज सामने आएगी, मैं अभी आपको बता देता हूं क्या चीज सामने आएगी, क्योंकि मेरे सामने तो फैक्ट्स आ गए हैं। हम आपको सबूत देंगे कि कैसे प्लान करके लोगों को हमला करवाया गया है फौजी इमारतों के ऊपर। पिंडी के अंदर पुलिस ने पीछे से, क्राउड आगे खड़ा था, पीछे से पुलिस ने इनके ऊपर टेयर गैसिंग करके उनको जीएचक्यू की तरफ धकेला है, और रास्ते में कोई पुलिस नहीं थी जीएचक्यू के। यहां जो हुआ है, अब हम लाहौर जानते हैं, मैं तो पैदा यहां हूं, ये पास ही तो है, 3-4 मील यहां से है वो कोर कमांडर। कभी सुना है कि कोर कमांडर लिबर्टी से लोग चल रहे हों और कोर कमांडर घर पहुंच रहे हों और वो खाली पड़ा हो? कोई यानी कोर कमांडर इतनी बड़ी पोजीशन होती है, उसको ऊपर कोई बचाने वाला नहीं आए। वो सीसीटीवी कैमरा किधर हैं? वहां सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे, पता तो चले वो कौन सी शक्लें थी जिन्होंने जलाया। अब तक तो सामने आ जाना चाहिए था सब कुछ। टीवी पे इतनी ज्यादा प्रोपेगेंडा चल रहा है, कम से कम वो शक्लें तो दिखा दें सीसीटीवी कैमरा पे, किन लोगों ने जलाया था वो कोर कमांडर का घर। और क्या आपको हमारी डॉक्टर यास्मीन, मेरी बहनें वहां बाहर खड़ी होकर कह रही हैं कि आपने अंदर नहीं जाना। कौन था जिसने अंदर उनको किया? वही लोग थे जिन्होंने मियां वाली के अंदर जहाज चौक पे सब, जब वहां पुरअमन एहतजाज करे, उन्होंने कहा जी ये इसको जलाना है जहाज को। वो भी वहां से रिपोर्ट्स हैं कि वो आगे उनको आगे कह रहे थे कि आपने ये करना है। पेशावर में वही रिपोर्ट्स आ रही है कि अंदर घुसे हुए थे लोग जो आप उकसा रहे थे क्राउड को। देखिए 27 साल में कभी किसी ने इस तरह की कोई हरकत नहीं की, तो एकदम ये जो सब कुछ हुआ है, तो इसके ऊपर बहुत जरूरी है इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि ये इस साजिश में ये चीज भी आएगी कि प्लान बनाया गया है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को फौज के सामने खड़ा किया जाए और फौज के जरिए तहरीक इंसाफ को खत्म किया जाए। ये प्लान बनाया हुआ है। ये खतरनाक है मुल्क के लिए। ये पीछे पीडीएम है। यही हुआ था 1971 में। 1971 में क्या हुआ था? इलेक्शन जो जीत गया था, जो प्राइम मिनिस्टर था, जिसको बनना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर, एक पॉलिटिशियन ने साजिश की फौज के साथ मिलकर और उसको बजाय प्राइम मिनिस्टर बनाने के उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन करवाया गया और मुल्क टूट गया।
یہ وہی پلان بن رہا ہے. الیکشن میں مقابلہ نہیں کر سکتے. 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہار چکے ہیں. تو اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ نہ کسی طرح فوج کے سامنے کھڑا کرو. کون اپنی فوج سے لڑتا ہے مجھے بتائیں؟ اگر فوج سے لڑے گا تو کیا ملک ہی ہارے گا نا. کبھی کوئی لڑتا ہے؟ یہ جو سارا کرایا جا رہا ہے، جو اکسایا جا رہا ہے، اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ صرف یہ پی ڈی ایم کو ہی فائدہ ہے نا. ملک کی تو جمہوریت بھی تباہ. اب یہ سوچ لے کہ یہاں کیئر ٹیکر کا اب کیا قیام رہ گیا، ان کی کیا قانونی حیثیت رہ گئی ہے. 90 دن پورے ہو گئے ہیں. ان کا تو کام تھا الیکشن کروانے کے لیے آنا. ان کو تو اب تک اب ان کا کام کیا ہے؟ یعنی ان کی کون سی قانونی حیثیت رہ گئی ہے؟ اور 70% پاکستان ہے پنجاب اور پختونخوا. اب آج وہاں کوئی ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے الیکشن نہیں 90 دن میں کروایا. آئین کو توڑا ہے گورنمنٹ نے. فیڈرل گورنمنٹ نے مل کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے سازش کی ہے. تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور یہ سارا ایک سازش کا حصہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس ملک میں الیکشن نہ کرواؤ اور پہلے وہ لنڈن پلان کا حصہ کہ تحریک انصاف کو کرش کرو، عمران خان کو جیل میں ڈالو یا سائٹ پہ کرو اور مروا دو اس کو. یہ سارا وہ پلان کا حصہ ہے. لیکن سوال آخر میں میرا یہ ہے کہ کیا پاکستان جیتے گا اس سے؟ کیا ہماری جمہوریت کو فائدہ ہے، ہمارے اداروں کو، ہمارے آئین کو؟ یہ تو سارے تباہ ہو رہے ہیں اسی پروسیس کے اندر. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آئندہ آنے والا سیٹ اپ جس کی باتیں بادگشت اقتدار کی راہداریوں میں سنائی دے رہی ہیں وہ یہ ہے کہ 3 سال کا ایک ہائبرڈ سسٹم لانچ کر دیا جائے. آپ کہیں فکس ہو جائیں اور اس کے بعد پھر 3 سال بعد جا کے کہیں الیکشن ہو. ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے؟ اگر 14 مئی بھی گزر گئی، آنے والے دن بھی گزرتے جا رہے ہیں، الیکشن کی ڈیٹ آپ کو مل نہیں رہی، پارٹی کے لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، این سی اے کا اسکینڈل آپ کے سر کے اوپر کھڑا ہے، ایسے میں آپ کہاں دیکھتے ہیں پارٹی کہاں سٹینڈ کرے؟ دیکھیں، کوئی بھی راستہ لوگے نا، آج پاکستان جدھر کھڑا ہے، آپ صاف اور شفاف الیکشن کے علاوہ جو بھی راستہ لوگے وہ پاکستان کی تباہی ہے. مجھے کوئی سمجھا دے، آج کسی دانشور سے پوچھ لیں، آج اسے بتا دیں کہ پاکستان یہ خاص طور پہ جو معاشی دلدل میں پھنس گیا، پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے. آج بلومبرگ کہتا ہے کہ پاکستان میں سری لنکا سے زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے جب سری لنکا میں پبلک سڑکوں پہ آئی تھی. تو سوال یہ ہے کہ اس سے نکلنا کیسے ہے؟ کوئی سارے دانشور آپ کو ایک بات کہیں گے کہ پہلے صاف اور شفاف الیکشن کرواؤ تاکہ سیاسی استحکام آئے اور اس کے بعد پھر آپ کی معیشت ٹھیک ہوگی. یہ سب کہتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کو جو پاپولیرٹی ملی ہے وہ پاکستان میں کسی لیڈر کو نہیں ملی، تو آپ یہ کور کمانڈر میں جو حملہ ہوا ہے اس کی آپ مذمت کرتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور فوج کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی مذمت کرتے ہیں. دوسرا، بزنس کمیونٹی آپ سے کچھ روز پہلے ملی ہے، کچھ وہ کوشش کر رہی ہے کہ آپ کے جو معاملات ہیں یا مذاکرات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہو جائیں اور یہ سارے معاملہ جو ہے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو کون نئی مذمت کر رہا جو کور کمانڈر ہاؤس جلایا گیا ہے؟ مجھے کوئی انسان بتا دیں پاکستان میں جو نہیں کر رہا. یعنی وہ پرانی عمارت کو جلانا، یعنی تو یہ جان کے جو ہمارے اوپر ڈالا جا رہا ہے. پہلے ہمارے سے پوچھیں کہ کبھی عمران خان نے 27 سال میں کہا ہے کہ جناب جلاؤ گھراؤ کرو؟ ہمیشہ پرامن احتجاج کا ہے قانون اور آئین کے بیچ میں رہ کے. یہ میرا 27 سال کا ہے. بھی جب مجھے گولیاں لگی ہیں تب توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، تب جلاؤ نہیں کیا. تو اس لیے ایک منٹ، میری کوئی اس وقت مذاکرات نہیں ہوئی. ہمارا صرف ایک ہی، میں نے شروع سے کہا کہ میں ہر سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بات کرنے کی تو ایک ہی ہے، الیکشنز. اور بات کس کی کرنی ہے؟ بنی ہوئی ہے، صورتحال بنی ہوئی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نہ قومی اسمبلی سے نکلتے، نہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کرتے، نہ پنجاب کی اسمبلی تحلیل کرتے، تو آپ منظم طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے جمہوری طریقے سے اپنی جدوجہد کرتے، شاید آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے، کیونکہ الیکشن ڈیمانڈ تھی وہ تو پوری نہیں ہوئی.
एक मिनट, अगर आप ये मुझे कह रहे हैं कि पाकिस्तान का आइन वाज़े तौर पे जब कहता है कि जैसी आपकी असेंबलीज डिसॉल्व होंगी 90 दिन में इलेक्शन होगा, इसके ऊपर सारे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस मुत्तफिक है, सारे पाकिस्तान के वकील मुत्तफिक है, तो हमने अपनी असेंबलीज और नून लीग के लीडर्स ने स्टेटमेंट्स दिए कि अगर आपको इलेक्शन चाहिए तो अपनी असेंबलीज रिजॉल्व कर दे। सब सुनतो बात तो पूरी कर। अब मुझे ये बताएं, अब मुझे ये बताएं कि अगर लोग आइन पे नहीं चलने के लिए तैयार तो उसमें मैं क्या करूं? एक राणा ने बात की है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। राणा सनाउल्लाह ने बात की है कि हम इसको 4th शेड्यूल में लेके जाने लगे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके लिए क्या जो अपना अगला लाहे अमल बनाया है, क्या अगर 4th शेड्यूल में अगर आपकी पार्टी जाती है तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, तो क्या आपका लाहे अमल है? देखो, जब अगली टीम ये फैसला कर लेते थे कि मैच नहीं खेलना, तो फिर वो टैक्टिकल नॉकआउट पे जाती है कि किसी तरह उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, क्योंकि मैच तो वो अब खेल नहीं सकते। वेलकम करेंगे दोबारा से। देखिए, वो मैं ये भी कह सकता क्योंकि मुझे टाइम कुछ ऐसा है छोड़ के जा रहे हैं आपके लोग। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उनको वापस लूंगा या नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरी सारी हमदर्दियां उनके साथ है। एक मिनट, क्योंकि उनके ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा है, उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ा है ये मुझे पता है। इसके बाद आपने कहा है कि मैं अकेला भी रह जाऊं, मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। आप भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटना चाह रहे, जो आपके साथ जो आपके खिलाफ हैं वो भी पीछे नहीं हटना चाह रहे, तो हम मुल्क की तबाही देखें मुस्तकबिल में। देखिए, अब मेरे खिलाफ है कौन? इनको तो छोड़ देना पीडीएम को, ये तो इनकी तो हैसियत ही नहीं है। आज देखें, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, गुस्सा उस तरफ से है, वो मुझे अभी तक नहीं पता क्यों, या आप यकीन करें कि मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि मेरी उस तरफ कोई लड़ाई नहीं है। मुश्किल घड़ी में जब इसके ऊपर सख्त तरीन क्रैकडाउन गुजर है, आपने सदर बनाया चौधरी परवेज लाई साहब को, उनके ऊपर तो कोई क्रैकडाउन नहीं है, वो इस वक्त कहाँ है? वो क्यों नहीं सामने आ रहे और पार्टी का बयानिया क्यों नहीं दे रहे? सदर पाकिस्तान का रोल भी परवेज लाई के घर में जो हुआ है, उसका बत्तर बंद गाड़ी ने उसका घर तोड़ा है, जो औरतों से हुआ है, जिस तरह का वो, यानी क्योंकि मुझे तो पता है मेरे घर में वो हुआ है, मेरी बीवी अकेली, यहाँ बत्तर बंद गाड़ी ने दरवाजा तोड़ा और यहाँ 40 पुलिस वाले चारों ऊपर नीचे। यानी देखें, जो ये किया जा रहा है ना, मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये इस मुल्क की तारीख में नहीं हुआ, और मुझे समझ नहीं आ रही कि इससे अचीव क्या करने की कोशिश करें। मुझे सिर्फ एक ही समझ आ रही है कि 1 साल से पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, वो पार्टी और मजबूत होती जा रही है, वोट बैंक और बढ़ता जा रहा है। अब वो इधर आ गए कि खौफ फैलाना चाहते हैं कि किसी तरह खौफ इतना फैल जाए औरतों से। जो देखिए, लोगों को, मुझे जो सबसे ज्यादा मसला है ना, देखिए मैंने लोगों से बात की अपने, मैं तो जब से निकला हूं, मैं अपनी जो जेल में अभी तक नहीं है, वो बेचारे अंडरग्राउंड ही हैं, लेकिन जो मुझे समझ आई है कि देखिए, लोग अपने ऊपर मुश्किलात बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन घर की औरतों के ऊपर कोई नहीं बेचारा टॉलरेट कर सकता। मुझे जो तकलीफ हुई, मुझे कोई तकलीफ जेल में जाके जो भी होता है, गोलियां भी लगी, लेकिन मेरी बीवी अकेली घर में 2 दफा इन्होंने धावा बोला, एक दफा वो अकेली और दूसरी दफा नैब आके उसको अरेस्ट करने के लिए आगे, यानी बाहर पुलिस वारंट निकाल दिए। किस चीज के ऊपर? कि वो ट्रस्टी है। ये आज तक दुनिया में नहीं हुआ, ट्रस्टी को ना कोई पैसा मिलता है, ना तनख्वाह मिलता है, ना कुछ होता है। वो ट्रस्टी होने के ऊपर एक और ट्रस्टी भी किसका? अल-कादर का उसका है क्या कि सीरत नबी के ऊपर रिसर्च करनी है, यानी वो यूनिवर्सिटी है जो बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप क्वालिटी से खड़ा करना है।
उसकी ट्रस्टी होने के ऊपर उसके ऊपर उन्होंने वारंट निकाल दिया। ये कभी ऐसे नहीं हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं औरतों के ऊपर कभी ऐसे नहीं हुआ।